तपाईँको सङ्घर्षको कथा के हो, कहाँबाट तपाईँको सुरु भयो त्यो सङ्घर्षको कथा र यहाँसम्म आउँदा आउँदा तपाईँले के लेसन्स पाउनुभयो त्यो सङ्घर्षको कथाबाट, जुन आजको नयाँ जेनेरेसनले थाहा पाउनु जरुरी छ, त्यसबाट केही उनीहरू सबक लिन सकोस्। यस्तो छ, सङ्घर्षको म पनि पार्ट थियो। सङ्घर्ष मेरो हजुरबुवा आमाले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यो बेला मेरो जन्म चाहिँ राजविराजमा भएको थियो। वीरगञ्ज कुन कालखण्डमा आउनुभयो, कुन रूपमा आउनुभयो? पठन पाठन वीरगञ्जमा पनि गर्नुभयो कि सबै उतै भयो? होइन, मेरो पठन पाठन त्यहीँ भयो। त्यहाँ मैले 12th गरेर त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ वीरगञ्ज आएको हो। मेरो ठुल दाइ पनि यहाँ आइसक्नु भएको थियो र हामी पनि पठन पाठन बढी गर्न सकिने आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो थिएन भने हामी कसैले पनि दाइ भाइहरू कसै पनि राम्रो पठन पाठन गर्न सक्नु भएन। अब एक बात और है जो दिमाग में घूम रहा था, सोचे आज पूछ ही लेते हैं। आपका ये गाने का शौक कैसे जगा, कहाँ से ये प्रेरणा मिला? और हम देखे हर ओकेजन में मुखड़ा तो आपको कोई भी याद रहता है, ये कैसे, कहानी क्या है इसके पीछे? जैन तेरा पंथ में शरीर र मन दुईटैलाई सफा स्वस्थ राख्न अनेक विधिहरू छन्। एक दुईटा विधि मैले पनि मौका पाएँ, त्यसमा कायोत्सर्ग हैन, क्षमा पर्व यहाँहरूले बडा राम्ररी आयोजन गर्नुहुन्छ, एकदम हामीले सिक्नुपर्ने। जस्तै यहाँहरूको फास्टिङ गर्ने तरिका पनि बडा इम्प्रेसिभ छ। त यहाँको मुखबाट जान्न चाहे शरीर र मन दुईटैलाई सफा क्लिन हैन, मनको क्लेश निकाल्ने विधिहरू के छन्, कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तै क्षमा पर्वकै कुरो गरौँ, फास्टिङकै कुरो गरौँ, या कायोत्सर्ग के हो, अलि जनताले पनि थाहा पाओस्। यस्तो छ, जैन धर्म एउटा वैज्ञानिक धर्म छ। त्यसमा चाहिँ सूर्यास्तपछि भोजन नगर्ने यस्ता छ। आजकल त्यति हार्ड एन्ड फास्ट छैन, मान्छेहरूले चाहिँ अहिले पनि खाइरहेको छ। तर जुन पक्का जैनी छ, जुन धेरैजना अब पुरा विश्वमा पनि के छ भने सूर्यास्तपछि भोजन नगर्ने भने एउटा साइन्टिफिक हो। नमस्ते, कन्भर्सेसन विथ गणेशको यो स्टुडियोमा आज एक यस्ता व्यक्तित्वलाई निम्ताएका छौँ जो आफ्नै सङ्घर्षबाट एक लामो यात्रा गरेर सफल एन्टरप्रेन्योर, सफल सोशल एक्टिभिस्ट को रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गरेका छन्। सेल्फ मेड पर्सनालिटी भन्छौँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनेक सङ्घ संस्थामा नेतृत्व प्रदान गरिसक्नुभएका, अहिले पनि नेपाल भारत सहयोग मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ र नेपालका वरिष्ठ उद्योगपतिहरूमध्ये एक उद्यमी, एन्टरप्रेन्योर र मोटिभेसनल स्पिकर उहाँ हुनुहुन्छ सरदय अशोक कुमार वैद्यज्यू। उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ है। नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हामीहरू नेपाली, हिन्दी, अलिअलि भोजपुरी मिक्स माक्स गरेर कन्भर्सेसन गरौँ अनौपचारिक रूपमा। सुरुवात गर्छु, मैले थाहा पाएको तपाईँको मुखबाट, अरू साथीहरूकोबाट, तपाईँको बाल्यकालीनदेखि उमेर 4 वर्षदेखि सङ्घर्षको यात्रा सुरु भएको थियो र त्यो सङ्घर्षको यात्रामा यहाँसम्म पुग्नलाई अनेक कुरोमा सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, धेरै दुःख भोग्नु पर्यो, धेरै ठाउँमा तपाईँले काहीँ न काहीँ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो र यो ठाउँमा पुग्दासम्म तपाईँभित्र जुन परिपक्वता आएछ त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ फेरि नयाँ जेनेरेसनमा पनि जाने गरे हुन्छ। त आज तपाईँको मुखबाट म सुन्न चाहन्छु, तपाईँको सङ्घर्षको कथा के हो, कहाँबाट तपाईँको सुरु भयो त्यो सङ्घर्षको कथा र यहाँसम्म आउँदा आउँदा तपाईँले के लेसन्स पाउनुभयो त्यो सङ्घर्षको कथाबाट, जुन आजको नयाँ जेनेरेसनले थाहा पाउनु जरुरी छ, त्यसबाट केही उनीहरू सबक लिन सकोस्। यस्तो छ, सङ्घर्षको म पनि पार्ट थियो। सङ्घर्ष मेरो हजुरबुवा आमाले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यो बेला मेरो जन्म चाहिँ राजविराजमा भएको थियो, विक्रम सम्वत 2014 सालमा।
त्यो राजविराजमा चाहिँ मेरो एकदम 3 सालसम्म राजविराज बित्यो मेरो। र राजविराजको म धेरै सङ्घर्ष थियो, गरिबी धेरै थियो, त्यस कारणले बाध्य भएर हामीले चाहिँ वीरपुरतिर लाग्यौँ। हुन त हामी सबभन्दा पहिले मेरो हजुरबा हनुमाननगर आउनुभएको थियो। 2007 सालमा एउटा ठुलो आगलागी भयो। ठुलो आगलागी भएपछि पुरा हनुमाननगर जलेर राख भयो। पछि सबैजना हामी चाहिँ राजविराज सिफ्ट भएको थियौँ। र त्यो बेला चाहिँ यो जुन कोसीको जुन ब्रिज छ त्यो ब्रिज थिएन। हामी चाहिँ नावमा बसेर चाहिँ त्यहाँ पार गरेर वीरपुर छ बगलमा, भण्टाबाडीको त्यो पारि उता भीमनगरको इन्डिया हो, इन्डियामा। त्यहाँ हाम्रो एकजना चिन्जाको थियो, एउटा झोपडीमा हामी सबै चाहिँ त्यहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बसोबास सुरु भयो। उहाँले जाने बेलामा जम्मै उनको पकेटमा 100 रुपियाँ मात्र थियो। त्यो हाम्रो बचपन त्यहीँ बितेको। र उसको झोपडामा हामी त्यो बेला चाहिँ हामी 6 जना दिदी बहिनी भाइहरू थिए। 2 जनाको पछि चाहिँ वीरपुरमा जन्म भएको थियो। र हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा पनि हुनुहुन्थ्यो। र साथमा चाहिँ हाम्रो एउटा फुपी थियो बाल विधवा। हामी यतिजना थियो, यतिजनाले पाल्ने त्यो पनि एउटा सङ्घर्षमय थियो। बुवा चाहिँ जब पनि गर्नुहुन्थ्यो विराटनगरमा। र मेरो आमा चाहिँ एउटा के भनौँ भने देवी स्वरूप भनौँ, उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। उहाँ बागवानी पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ दाउरा ल्याएर दाउराले आफै कुल्हाडीबाट काट्ने, उसको व्यवस्था गर्ने र गोइठा पनि बनाउने, गोबर थाप्ने, यो पनि काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। उहाँ एउटा चाहिँ के भन्छ भने त्यो जमानाको एउटा इकोनोमिस्ट महिला भने पनि हुन्छ उहाँले। त्यस बेलामा हाम्रो चाहिँ वीरपुरमा 7 क्लाससम्म मैले पढेँ। त्यसपछि त्यहाँ पनि बिहारमा चाहिँ चोरी चकारी बढी हुन थाल्यो भने त्यहाँ सेफ्टी थिएन। त्यो सेफ्टी थिएन भने हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा पनि बितिसक्नु भएको थियो। त्यो बुवाले के विचार गर्नु, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्ने ठिक छैन, तिमीहरू राजस्थानको पुस्तैनी गाउँमा बस्छौ, त्यहाँ गएर बस्छ। उहाँ चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ जबमा जानुभयो। त्यहाँ हामीले त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गएपछि त्यहाँ हाम्रो पठन पाठन त्यहीँ भयो। र त्यो बेलामा बुवाले 200 रुपियाँको महिनाको मनी अर्डर पठाउनुहुन्थ्यो। पैसा मनी अर्डरबाट जान्छ। आजको आज 200 रुपियाँ। 200 रुपियाँमा चाहिँ 190 रुपियाँ खर्च, 10 रुपियाँ आमा बचाउनुहुन्थ्यो। जब म पढ्थ्यो त्यो बेला त्यो 200 रुपियाँको मेरो जिम्मामा आमाले दिनुभयो। त्यहीँ मैले इकोनोमिक्स त्यहीँबाट सिकेको। खर्चवर्चको हिसाब किताब राख्ने त्यहाँबाट 10 रुपियाँ त्यो बेला पनि आमा पनि बचाउनु थियो। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एक सङ्घर्षमय चाहिँ यो भयो। वीरगञ्ज कुन कालखण्डमा आउनुभयो, कुन रूपमा आउनुभयो? पठन पाठन वीरगञ्जमा पनि गर्नुभयो कि सबै उतै भयो? होइन, मेरो पठन पाठन त्यहीँ भयो। त्यहाँ मैले 12 गरेर त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ वीरगञ्ज आएको। मेरो ठुल दाइ पनि यहाँ आइसक्नु भएको थियो। र हामी पनि पठन पाठन बढी गर्न सकेन। आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो थिएन भने हामी कसैले पनि दाइ भाइहरू कसै पनि राम्रो पठन पाठन गर्न सक्नु भएन। त हामी यहाँ वीरगञ्ज आएँ। वीरगञ्जमा हाम्रो चाहिँ एउटा कपडाको पसल थियो आरसनगर चौकमा, त्यहाँबाट सुरु भयो। त्योभन्दा पहिले बुवाले चाहिँ अलि ट्रेडिङ पनि सुरु गर्नुभएको थियो। मिना बजारमा एउटा कमल ट्रेडर्स पसल राखेर त्यहाँ चाहिँ त्यसमा पनि उहाँले कुनै पार्टनरसिपसँग धोका भयो। त्यो पनि एउटा त्यो लामो कथा छ। त्यसपछि हामी यहाँ आए, सबै भाइ बन्धुहरू सबै यहाँ आएर यहाँ बसोबास, फेरि यहाँ वीरगञ्ज बसोबास सुरु भयो। वाह। अब एक बात और है जो दिमाग में घूम रहा था, सोचे आज पूछ ही लेते हैं। आपका ये गाने का शौक कैसे जगा, कहाँ से ये प्रेरणा मिला? और हम देखे हर ओकेजन में मुखड़ा तो आपको कोई भी याद रहता है, ये कैसे, कहानी क्या है इसके पीछे? ऐसा है कि संगीत जो है सबसे बड़ा औषधि है। वो संगीत तनाव भी कम करता है। जिस जमाने में हम पढ़ते थे स्कूल में, उस जमाने में न तो टीवी था, न कोई मनोरंजन का साधन था।
तो वो रेडियो पर गाना सुनते थे। और उस जमाने के गाने जो है सारे मार्मिक होते थे, अच्छे हृदय स्पर्शी होते थे, इसलिए सुनते सुनते थोड़ा याद हो गया गाने। और बहुत अच्छा लगता है, आज भी हम गाने सुनते हैं, पुराने गाने। आजकल के तो गाने हाउ हाउ है, उसमें तो कोई वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन पुराने गाने जरूर सुनते हैं, चाहे मोहम्मद रफ़ी हो, लता मंगेशकर हो, दो मुकेश हो। लाइन ऐसा कोई गाना सुनाना चाहेंगे जिसमें मतलब गाने के बाद में आपको बड़ा अच्छा फील आता हो, एनर्जी आ जाता हो कुछ? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। वाह! जैन तेरापन्थ समाजमा तपाईँ राम्ररी भिज्नु भएको र धेरै आध्यात्मिक गुरुहरूको साधुहरूको सङ्गतमा बस्नुभयो र उनका आदर्शलाई उनका नियमहरूलाई पनि तपाईँ आफ्नो जीवनमा उतार्नु भएका छन्। त यो जैन तेरापन्थ के हो, यसको प्रवर्तक, यो समाजको प्रवर्तक चाहिँ भगवान महावीरको विषयमा त हामी धेरै कथाहरू पढेका छौँ। यसका नियमहरू जस्तै गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्गको कुरो हुन्छ, पञ्चशीलको कुरो हुन्छ, जैन समाजमा पनि त्यस्ता कुराहरू छन्। म तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छु के हो यो जैन समाज, यसका के छ सिद्धान्तहरू? यस्तो छ, यो भगवान महावीर चाहिँ जैन धर्मको 24औं र अन्तिम तीर्थङ्कर हो। जैन धर्ममा पनि धेरै अलग अलग भिन्न भिन्न 50वटा सम्प्रदाय छ। दिगम्बर पनि छ, श्वेताम्बर पनि छ, मूर्ति पूजक पनि छ। हामी चाहिँ श्वेताम्बर हो, श्वेत वस्त्र धारण गर्ने हाम्रा साधु साध्वीहरूले। र भगवान महावीरका जुन सिद्धान्त छ, 5वटा सिद्धान्त छ, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह। यो 5वटा सिद्धान्त छ, त्यो हामी पालना गर्छौँ। र हाम्रा धर्मगुरु छ आचार्य, वर्तमान आचार्य महाश्रमण। उहाँ 10-11 वर्ष पहिले वीरगन्ज पनि उहाँले पाल्नु भएको थियो, नेपाल भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ अहिंसा, नशामुक्ति, नैतिकताको 3वटा एजेन्डा लिएर उहाँ चाहिँ भ्रमण गर्नुभयो। उहाँ अहिलेसम्म लगभग 50,000 किलोमिटरभन्दा माथि भ्रमण गरिसक्नु भएछ, पदयात्रा गरिसक्नु भएछ। अहिंसा, नशामुक्ति अनि नैतिकता। जैन तेरापन्थमा शरीर र मन दुईटैलाई सफा स्वस्थ राख्न अनेक विधिहरू छन्। एक दुईटा विधि मैले पनि मौका पाएँ, त्यसमा कायोत्सर्ग हैन, क्षमा पर्व यहाँहरूले बडा राम्ररी आयोजन गर्नुहुन्छ, एकदम हामीले सिक्नुपर्ने। जस्तै यहाँहरूको फास्टिङ गर्ने तरिका पनि बडा इम्प्रेसिभ छ। त यहाँको मुखबाट जान्न चाहे शरीर र मन दुईटैलाई सफा, क्लिन हैन, मनको क्लेश निकाल्ने विधिहरू के छन्, कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तै क्षमा पर्वकै कुरो गरौँ, फास्टिङकै कुरो गरौँ, या कायोत्सर्ग के हो, अलि जनताले पनि थाहा पाओस्। यस्तो छ, जैन धर्म एउटा वैज्ञानिक धर्म छ। त्यसमा चाहिँ सूर्यास्तपछि भोजन नगर्ने यस्ता छ। आजकल त्यति हार्ड एन्ड फास्ट छैन, मान्छेहरूले चाहिँ अहिले पनि खाइरहेको छ। तर जुन पक्का जैनी छ, जुन धेरैजना, अब पुरा विश्वमा पनि के छ भने सूर्यास्तपछि भोजन नगर्ने भने एउटा साइन्टिफिक हो। र चातुर्मासको बेलामा हाम्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक कार्य गतिविधिहरू बढी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ व्रत उपवासहरू, मेरो भाइ, उसको श्रीमती, परिवारका अन्य मेम्बरहरूले पनि 8-8 दिनको तपस्या पनि गर्नुभयो, 10 दिनको पनि गर्नुभयो, 11 दिनको पनि, कसैले 1 महिनाको पनि गर्छ। तर श्रावण महिनामा, खास गरी भाद्र महिनामा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो त पर्युषण पर्व, त्यो 8 दिनको पर्व हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एक दिन चाहिँ के हुन्छ भने पुरा फास्टिङ हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ आत्मशुद्धिको लागि। त्यसपछि भोलिपल्ट एउटा क्षमा याचनाको प्रोग्राम हुन्छ। क्षमा याचना भन्दाखेरि हाम्रो के क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा चाहिँ वीरहरूको एउटा आभूषण हो। त्यो एउटा मन, हृदयले हामी कसैसँग केही दुर्व्यवहार भएको छ, त्यो यसको लागि हामी एकअर्कासँग क्षमा दिन्छौँ। क्षमादान सबभन्दा ठुलो दानमा गनिन्छ। जहाँसम्म तपाईँको कायोत्सर्गको कुरा गर्नुभयो,
यसमा प्रेक्षा ध्यान पनि छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो श्वासमाथि कसरी कन्ट्रोल गर्ने, दीर्घ श्वास कसरी श्वासमाथि कन्ट्रोल गर्ने त्यस्तो छ। र कायस्थ एउटा ठुलो साधना पनि छ। त्यसमा शरीरलाई कसरी शिथिल गरेर एक एक अङ्ग शिथिल गरेर त्यो तिनवटा तरिका छ। बसेर पनि छ, उभिएर पनि छ, सुतेर पनि छ। त्यसमा त्यो साधना गरिन्छ शरीरलाई चाहिँ ढिला छोडेर। मैले एकपल्ट गरेको, तपाईँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सम्झि आउनुभयो त्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा माइन्ड पुरा एकदम ध्यान दिएर गऱ्यो भने केही न केही एउटा नयाँ अनुभव हुन्छ। त्यसमा लास्टमा के देखाउँछ भन्दाखेरि शरीर बेग्लै छ, आत्माले शरीरले हेरिराखेको छ। साक्षी भाव साक्षी भावमा आफ्नो शरीरलाई हेरिराखेको छ। त्यो मैले फर्स्टचोटि कायस्थ गयो, त्यसमा पनि मैले यो हेर्न मौका पाएँ। त्यसपछि मेरो हुन सकेन। त्यो एउटा राम्रो एउटा उपलब्धि छ। र साथसाथमा हाम्रो आचार विहार वाणी जुन हामी चाहिँ एक हप्ताको जुन प्रोग्राम हुन्थ्यो, त्यसमा एउटा चाहिँ स्वाध्याय दिवस पनि हुन्छ, एउटा खाद्य संयम दिवस पनि हुन्छ, एउटा सामायिक दिवस पनि हुन्छ, एउटा चाहिँ मौन दिवस पनि हुन्छ, वाणी दिवस पनि हुन्छ। त्यस्ता 7 दिनमा अलग अलग 8 दिनको हुन्छ। लास्टमा चाहिँ क्षमा याचना दिवस हुन्छ। यस्तो हुन्छ। गजब नि। प्राज्ञजी आ रहे हैं भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। अनि प्रज्ञा, खास गरेर स्थिर प्रज्ञाको कुरो पनि धेरै सुन्ने गर्छौँ। यो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मेडिटेसनमा बसेर केही प्रार्थना गरेको पनि मैले प्रत्यक्ष हेरेँ। ध्यानमा बस्नुभएको के छ त्यो ध्यान विधि बारेमा के तपाईँहरू कसरी गर्नुहुन्छ? बिहान नुहाई धुवाई गरेर त्यसबाट के होइन, त्यसमा त्यति हार्ड एन्ड फास्ट छैन। नुहाई धुवाई गरेर हामी ध्यान त डेली गर्दैन, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी ध्यान पनि गर्छौँ। तर हामी चाहिँ प्राणायाममा बढी फोकस गर्छौँ। प्राणायाममा र हाम्रो आसनमाहरूमा त्यसमा चाहिँ हामी डेली कमसेकम म त डेली 15-20 मिनट चाहिँ गर्छौँ। र ध्यानको त्यति अभ्यास भएको छैन। तर ध्यानको गर्नको लागि पनि अभ्यासको एउटा ठुलो आवश्यकता हुन्छ। कसैको मार्गदर्शन भयो भने त्यहाँ राम्रो गर्न सकिन्छ। अब यो हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिपको विषयमा अलिक प्रवेश गर्छु, अध्यात्मबाट निस्किएर। तपाईँ त धेरै आरोह अवरोह भोग्नुभयो, अनेक इन्डस्ट्री स्थापित गर्नुभयो, अनेक इन्टरनेसनल बिजनेसमा पनि आफ्नो हात हाल्नुभयो, संसारको हरेक कुनामा पुगेर आउनुभयो, कन्ट्रीकै तर्फबाट धेरै डेलिगेसन पनि पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको साथमा पनि यात्रा गर्नुभयो र जीवनका अनेक सुख दुःख भोग्नुभयो। अहिले केही वर्षदेखि, खास गरेर कोरोना कालखण्डदेखि बडे उद्योगहरू धाराशायी भइरहेछन्। बडे उद्योगपतिहरू अहिले फ्लप भइरहेछन्। धडाम भन्छौँ नि, होइन? ब्याङ्कले भनोस् नभनोस्, तर त्यो नन पर्फर्मिङ त्यो लोनको रूपमा उनीहरूले इनलिस्टेड भइरहेछन्। कालो सूचीबाट आफूलाई जोगाउने प्रयासमा अनेक इन्डस्ट्रीहरू त तालसै झुन्डिसकेका छ। अब नयाँ जुन जेनेरेसन आउँदैछ उनलाई यो कुरोको बडा अलिकति भन्छौँ न कन्फिडेन्स लुज भइरहेछ। के कारणले होला, कहाँ गएर चुक गरिरहेछन्, के गर्दाखेरि त्यहाँबाट जोगिन सकिन्थ्यो? यसमा उद्योगपति मात्र दोषी हुन् कि कहीँ राज्यबाट पनि केही गडबड भएको छ? राज्यले के गरिदियो हुन्थ्यो? र राज्य त हाम्रो कन्ट्रोल बाहिरको कुरो छ र त्यो राज्यको एउटा अङ्ग भएको नाताले आफ्नो प्रोपर्टी जोगाउन, आफ्नो बिजनेस जोगाउन, आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ? यो कुरोहरूमा पनि अलिकति हजुरसँग ज्ञान लिन चाहे। यस्तो छ, यो कोरोना कालको जो तपाईँले भन्नुभयो उद्योगहरू, त्यो त एउटा प्राकृतिक दुर्घटना भने पनि हुन्छ। कोरोना काल भयो, भूकम्प भयो। तर नेपालमा के छ भने नेपालमा चाहिँ उद्योगीहरू के वास्तवमा इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने 2-4वटा बाहेक उद्योगी कोही पनि छैन। ओके। उनीहरू जसरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू भन्थ्यो त्यो रियल उद्योगी हो। र अहिले 2-4वटा घराना चाहिँ उद्योगमा स्थापित भइसकेको छ। त्यो बेलाको हामी हेर्ने भने सबैजना ट्रेडिङबाट आएको। त उनीहरूले एउटा के भने इन्डस्ट्रियली ट्रेडिङबाट इन्डस्ट्रीमा आएको, उनीहरू इन्डस्ट्रीको त्यति ऊ छैन। नेपालमा चाहिँ कल कारखाना थिएन। म एक्जाम्पल दिउँ, सिमेन्टको दिउँ, डन्डीकै दिउँ। यहाँ त के छ भने एकजनाले सिमेन्ट फ्याक्ट्री लगायो, उसले 2 पैसा राम्रो कमायो, उसले हेरेको ल उसले राम्रो कमाएछ म पनि लगाऊँ।
जुन लगाउने मान्छेलाई अनुभव छैन, सिमेन्टको सी पनि मालुम छैन, उसले उसको प्रॉफिट हेरेर ऊ लगाएको, संजोगले ऊ पनि 2 पैसा कमायो, फेरि अर्कोले हेरेर लगायो, त्यसपछि बाढी आइसक्यो र बिचमा के भयो भने राम्रो नाफा भयो, बजारमा सर्टेज भयो, त उसले पनि आफ्नो जुन लगाएको उसले पनि प्लान्ट पनि थप्नु भयो, एक्सपान्सन। अब यहाँ चाहिँ उदाहरणको लागि मार्केटमा चाहिँ 10 रुपियाँ 10 पिसको डिमान्ड छ, यहाँ उत्पादन भइसक्यो 20 पिस, त अनहेल्दी कम्पिटिसन भयो। अनहेल्दी कम्पिटिसन हुँदाखेरि प्राइस पनि डाउन भयो, उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा। यहाँ 3टा फ्याक्टर छ। सबभन्दा ठुलो गल्ती त सरकारको छ। सरकारले के गरेछ भने अब यहाँ सपोज 10 लाख टनको सिमेन्टको रिक्वायरमेन्ट छ, सरकारले 20 लाख टनको लाइसेन्स किन दिएको? सरकारले ब्यालेन्स राख्नको 10 को सट्टामा 11 लाखको टन दियो भने, 11 लाख टनको लाइसेन्स दियो भने एउटा ब्यालेन्स हुन्थ्यो, उदाहरण भने मैले। त्यहाँ त्यस्तो छ। ब्याङ्कहरू पनि के कस्ता छ भने ब्याङ्कहरूले अध्ययन नगरेको लगानी गरेको छ, अनुहार हेरेर, व्यक्तिलाई हेरेर। अब बेजी तपाईँले यो यसमा पैसा लिनु पर्यो नि, 10 करोड रुपियाँ लिनु पर्यो, 50 करोड रुपियाँ लिनु पर्यो, लाटजी तपाईँले यो पैसा लिनु पर्यो नि, हामी तपाईँले स्पेसल रेट दिन्छु, त्यो दिन्छु। अब यति प्रेसर आउँछ त लाटजीले के गर्छ भने ल ठिकै छ दिनुहोस्, तपाईँ लिनुभयो 10 करोड लिनुभयो, 2 करोड रुपियाँ जग्गामा हाल्नुभयो। धेरैजना मान्छे त्यस्तो पनि गरेका छन्। अब यो त अनहेल्दी कम्पिटिसनले उद्योग पनि बन्द भयो, उता जग्गाको भाउ पनि डाउन भयो, त्यस कारणले मान्छेले धराम चलाउनु भयो। त्यस्ता धेरै इन्डस्ट्रीमा यस्ता भएको छ। जहाँसम्म जुन नयाँ पढे लेखेर केटाहरू बाहिर पढेर आएको छ, उनीहरूको के छ भन्दाखेरि उनको माइन्डमा के छ भने रातोरात कसरी हामी चाहिँ एउटा राम्रो पैसा कमाउँ। उनीहरूले प्र्याक्टिकल अनुभव छैन। जबसम्म उनीहरूले छोराले काममा हाल्नुभन्दा पहिले उसले 1 वर्ष 6 महिना कसैको यहाँ जबमा राखाएर उसले जबमा गराएर पछि चाहिँ उसले काममा लगाउनु होला भन्दै हुन्थ्यो। किनभने जबमा लगाउँदाखेरि के हुन्थ्यो, उसको बोली व्यवहार सारा कुछ बुझिहाल्छ। जब गर्ने बेलामा त्यो त एउटा इम्प्लोइको हिसाबमा काम गर्छ नि, कसरी चाहिँ साउसँग व्यवहार गर्ने, अरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने। यहाँ सिधै यहाँ काम आइसकेको छ। मैले यहाँ हरेक ठुला ठुला घरानाको हेरेँ, त्यहाँ सबैको त्यही समस्या छ, हेलिकप्टरबाट ल्यान्ड गरेर। अर्को कुरो मैले अनुभव गरेको मेरो जीवनमा 2-3टा कुरो यहाँको मलाई लाग्छ समर्थन रहन्छ। हामीहरू अर्निङ भन्दा पनि एक्सपेन्डिचरमा बढी अलि फोकस हुँदै गयो इन्डस्ट्रीहरूमा। अब भनौँ न जग्गा चाहियो 1 बिघा 4 बिघा जग्गा किने, पैसा फस्यो, बिल्डिङ एकदम डेकोरेटेड गर्ने होइन, सौखिन एउटा गाडीको ठाउँमा 4टा गाडी किनिदिउँ, हाई प्रोफाइल स्टाफहरू धमाधम राखिदिउँ प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टको नाममा, र आफू पनि समय नदिने होइन, डेप्थमा गएर स्टडी नगर्ने। ब्याङ्कले धमाधम लोन दियो, सारा लोन लिँदै गयो, लिएर अर्को ठाउँमा पनि लगानी गर्यो, हामी ब्याज त तिर्नु थियो। अनि मार्केटमा पनि धमाधम उधारो फालै होइन, केही त्यसको सिस्टम नभएर पैसा त्यहाँ मार्केटमा पनि अड्कियो। फेरि क्वालिटी कम्प्रोमाइज पनि हुँदै गयो सस्तो गर्ने चक्करमा। अल्टिमेटली क्वालिटीले त पे गर्दैन लामो समयसम्म। 2-4वटा माइनस पोइन्ट मैले हेरेँ। तै पनि यहाँ मभन्दा धेरै उमेर पनि पाएको, अनुभव पनि मभन्दा धेरै जेठो। म बुलेट पोइन्टमा तपाईँसँग यो जान्न चाहे, मानव कलेजबाट मास्टर्स गरेर पास आउट गरेर कोही बच्चा यहाँ आउँछ वीरगन्जमा, मलाई काम गर्नु छ, पैसाको पनि म जोहो गर्छु, मलाई के कुरोमा चनाखो हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो मैले सचेत हुनुपर्छ, अदरवाइज गडबड हुनसक्छ। सफलताका सूत्र भनौँ न, त बुलेट पोइन्टमा आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्नु पऱ्यो भने के बताउनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ एउटा सबभन्दा पहिले त उसले चाहिँ काम विस्तार गर्नले सबभन्दा पहिले पेसेन्स चाहिन्छ, इमान्दारी नैतिकता पनि चाहिन्छ उसले, र जुन काम गर्नु त्यसको बारेमा पुरो अध्ययन हुन जरुरी छ। मार्केटको बारेमा, मार्केट कस्तो छ, के छ उसको बारेमा, र साथसाथमा अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि अहिलेको बाहिरबाट जति पनि पढेर आएको छ उनीहरू सबभन्दा ठुलो प्रब्लम छ सरकारी निकायबाट। अब हामीले त के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अब भन्नु नपर्ने करप्सन धेरै छ हरेक सेक्टरमा। कुन सेक्टर बाँकी छ जसमा करप्सन छैन? त्यो करप्सनको कारणले आज जुन परिवर्तन भयो त्यो पनि एउटा त्यसको पार्ट हो।
अब जुन पढेर आएको जुन हाम्रो यो पेपर ठिक छ, यो के को लागि उसको यहाँ दौड्नु पर्ने, के को लागि उसको घुस दिनुपर्ने भने उनीहरूले त्यो तनाव हुन्छ, उनीहरूले रिस पनि उठ्छ। हामीले त भिजिसकेका छ, हाम्रो त आदत भइसकेको छ, अब कसरी मिलाउने, के मिलाउने भनेर। त्यो न सबभन्दा ठुलो उनीहरूको समस्या। त्यो उनीहरू त्यसपछि के भन्छ भने ल यहाँ कालो बेकार छ, चाहे इन्डिया जाउँ, चाहे दुबई जाउँ, चाहे सिङ्गापुर जाउँ, त्यहीँ गएर गरौँ, बरु जब गरेर गरौँ, पनि यहाँ उनीहरू सबभन्दा ठुलो तनाव त्यही छ। भनेको मतलब अहिले आउने नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरूलाई पेसेन्स राख्नुहोस्, इमान्दार भएर काम गर्नुहोस् र कहीँ न कहीँ लगनशीलता हुनु पर्यो, फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पर्यो। लास्टमा भन्नुभयो यहाँको करप्ट सिस्टममा एडजस्ट गर्न सक्नु पर्यो, अदरवाइज टिक्न गाह्रो हुन्छ। साथसाथमा उनीहरू छिट्टै चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यो सम्भव छैन। र एउटा अरू पनि समस्या छ। अब यहाँ उनीहरूले जुन विदेश जस्ता कर्मचारीहरू खोज्नु, त्यस्ता कर्मचारी यहाँ पाउँदैन, उनीहरू त्यो पनि तालमेल हुँदैन, मैले अनुभव गरेको छु धेरै कॉर्पोरेट हाउसमा। एक कहावत है ना, खुद मरेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा। हाँ, सही बात है। यहाँ त्यो लागू हुन्छ। अब एक बात और हम आपसे समझना चाह रहे थे, अपना सामाजिक जो जिम्मेवारी, परिवार है ना, घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, और व्यापार, ये तीन आज के समय में तालमेल मिलाना बड़ा कठिन होते जा रहा है। आदमी के पास में 24 घंटा है। आप जैसे बताए, सरकारी नियम कानून इतना भयानक है कि उसमें ही सारा समय निकल जाता है। फिर समाज के प्रति जिम्मेवारी है, परिवार का ही बड़ा, कैसे तालमेल मिलाया जाए, आप कैसे करते हैं? ये तो बहुत इजी है। हाँ, देखिए, काम जो है आदमी नहीं करता, काम सिस्टम करता है। और हम आपके इस माध्यम से बोलना चाहेंगे कि सबसे पहला काम तो है कि अपना परिवार को देखना, उसके बाद में अपना व्यापार व्यवसाय को देखना, उसके बाद में समाज को देखना, उसके बाद में राजनीतिक। तो आप में आर्ट होना चाहिए। कैसे है, आप विश्वास नहीं करें कि काम सिस्टम करता, हम हमेशा फ्री महसूस करते हैं अपने आप को। कई बार तो ऐसा कोई काम ही नहीं, क्या करें, किताब पढ़ें, क्या करें, मूवी देखें, क्या करें। तो वो आप अपना एडजस्टमेंट आपको सीखना पड़ेगा उसके अंदर। और कहने का मतलब क्या है कि हमारे आचार्य महाप्रभु जी कहते थे, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। वाह, क्या बात है। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आपका काम का सिस्टम नहीं है, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। आप देखते होंगे हर सोशल फंक्शन में हम पहुँचे भी रहते हैं। अब हमको हमारा खाने का समय अलग है, हम शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं। हम या तो खाना खा के चले जाते हैं या वहाँ से टाइम से आके खाना खा लेते हैं। वो तो आपको के ऊपर में है कि हमको ऐसे अपनी दिनचर्या कैसे मेंटेन करनी है। मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होके जा रहे हैं, कार्यक्रम में आपका चीफ गेस्ट होना सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वो रेस्पेक्ट, वहाँ पर आप जा रहे हैं, उनके प्रति भी रेस्पेक्ट है, आपके मन में वो भी आपको रेस्पेक्ट है, बट कार्यक्रम में आपका रोल बस उतना ही है, वहाँ बैठेंगे, हो सकता है 5 मिनट का ब्लेसिंग्स दे के आवे, बट आपको 4 घंटा बैठना पड़े। तो ऐसा कार्यक्रम बीरगंज में कम से कम खूब होने लग गए। ठीक उसी प्रकार से शादी विवाह भी होते ही हैं। शादी विवाह का भी आपके पास में निमंत्रणा खूब आता होगा। शादी विवाह के अलावा और भी कई किस्म का है। यदि सारे निमंत्रणा को, सारे प्रोग्राम को हम लोग यस बोलते चले, तो हमको घर से सीधे बाजार में निकलना होगा, बाजार से सीधे घर पे ही आ पाएंगे, सारे दिन रह जाएंगे उसी कार्यक्रम। उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब वहाँ 4 घंटा रहना पड़ेगा। जो जिसने कार्यक्रम आयोजन है उसको बोल देते हैं, भाई हम इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, कि हमारा ये फलाना कार्यक्रम है, हम वापस जाएंगे। तो अगर वहाँ प्रमुख अतिथि है तो उसको बोल के वो कार्यक्रम 4 घंटा चलाएगा, तो हम उसके अंदर में पहले बोल के अपना मंतव्य दे के निकल जाएंगे। बिल्कुल। अब बाकी अगर हम बीरगंज में भी बहुत बार ऐसा मौका मिला कि 4-4 शादियाँ, चारों में जाना जरूरी है। थोड़े थोड़े देर के लिए सबके यहाँ जाके मुँह दिखा लिए, कहीं पर कोई फ्रूट्स खा लिया, ऐसा चीज़ जो हमारे लिए हाइजीनिक हो, वही चीज़ मैं खाता हूँ। बाकी तो घर पे आके खाना खा लेता हूँ, या बीच में टाइम मिला तो घर में आके खाना खा के वापस चला गया चारों शादी में। हाँ, सुख और दुख, ये 2 चीज़ के विषय में बड़ा ही लड़ाई चलता है। हाँ। हर आदमी का अपना अपना डेफिनेशन है सुख क्या है। आपके नज़र में सुखी इंसान का लक्षण क्या है? ये होगा तो इसको सुखी माना जाएगा, अदरवाइज दुखी है।
कैसे नापते हैं सुख और दुख को? जैसा ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुख और दुख दो पार्ट है। आज की दुनिया के अंदर में कोई भी आदमी सुखी नहीं है। सुखी तो कोई मिलेगा नहीं। संत महात्मा भी नहीं मिले, उनको भी कोई न कोई तनाव रहेगा। हाँ, कोई न कोई तनाव रहेगा। किसी को नाम की भूख है, किसी को पैसे की भूख है। तो पहले मैं भी ऐसो थोड़ा सोचता जा रहा था। तो उसके बाद में हमने एक पुस्तक पढ़ी, याद नहीं कौन सी पुस्तक थी। उसके बाद में सोचना बंद किया, जो होगा सामने देखा जाएगा, इसके लिए हमको दुखी नहीं हूँ। तो मैं तो उस चीज़ से थोड़ा सा निजात पा लिया हूँ। बाकी तो सांसारिक जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। जैसे हमारा अपना मानना है, रात को यदि नींद हमको अच्छी से आ रहा है, सुबह पेट अच्छा से साफ हो रहा है, गुस्से में तिल मिला के किसी के ऊपर हम भौतिक या मौखिक आक्रमण नहीं कर रहे हैं, और बाथरूम में गाना गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, तो हम मान के चलते हम सुखी हैं। भले हमारे पॉकेट में पैसा नहीं हो, अंदर से कहीं ना कहीं खुशी प्रस्फुटित हो रहा है। आपके नज़र गॉड नोज वो कितना सही है या गलत है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसा तो है नहीं इंसान को गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है ना। एक लेवल पे जाने के बाद में कुछ ऐसा करता है, इसको ऐसे कर दें, मतलब फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी हाई होता है। आपको गुस्सा कभी आता है किसी और के बदमाशी की वजह से या निकम्मापन के कारण या ये करप्ट सिस्टम के कारण, तो आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, गुस्सा आदमी में आना स्वाभाविक है। संत महात्मा में भी हमने बहुत गुस्सा देखा है। दुर्वासा ऋषि जो थे ना, वो भी बहुत गुस्से में रहते थे। कई संत महात्मा को देखा हमने, बहुत कड़क होते हैं, उनके सामने में जाने में डर भी लगता है। गुस्सा का भी एक एज होती है। आपने देखा होगा कि आपने अपने उम्र के पड़ाव में जब आप युवा थे तो आपको ज्यादा गुस्सा आता था, और उसके बाद में गए तो कम गुस्सा आता। तो उसके बाद के अंदर में ऐसा धीरे धीरे शांत होता है, जब उसको के गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कई सारी चीजें हैं। तो गुस्सा का सबसे गुस्सा नहीं करके, गुस्सा करके मिले कि आजकल तो हम ये सोचते हैं उसको, अब उसको कभी कभी कुछ ऐसी गलती हो जाती है किसी से, तो उसको आवेश में कुछ बोलना ही पड़ता है। फिर बाद में खुद को एहसास होता है हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सबसे अच्छी चीज है मौन साधना। मौन से बड़ा उसका किसी का गुस्सा का जवाब कोई नहीं है। कई बार हमने देखा है किसी आदमी ने आरोप लगा दिया, इसने ये घपला कर लिया, उसने ये घपला कर लिया पब्लिकली, तो शांत रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन उसने फिर वो चीज़ को दोहराया, इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, इसने प्राइवेट लिमिटेड बना दिया इस संस्था को, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी बोला। कोई किसी ने कुछ, वहाँ पर साध्वी लोग भी थे, तो उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं बोला। उस आदमी को टेंशन ये हो गया कि हमने सुबह ही बोला, शाम को ही बोला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसको उल्टा टेंशन शुरू हो गया, तनाव शुरू हो गया, और दूसरे दिन वो माफी मांगता है कि मौनता में मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हम लोग को जो पर्यूषण वर्ष में एक दिन मौन दिवस भी रहता है, उस दिन मेरी वाइफ तो दिन भर ही मौन रखती है। हम ये आपकी तरफ से श्रोतागण को आपके तरफ से बताना चाहते हैं, जब आपको गुस्सा आए भयानक, तो सबसे सुंदर काम है आप मौन धारण कर लीजिए। गुस्से का जवाब गुस्से से देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप मौन धारण कीजिए, सामने वाले को समझ में आ जाएगा, और उस मौनता में आपका जवाब रहे। सामने वाले को तनाव हो जाएगा, इसने कुछ बोला नहीं। देखिए 60 दशक तो हम भी पार कर दिए। अच्छा। निसंदेह आप हमसे 4 वर्ष बड़े हैं, 4 या 5 हो सकते हैं। मैं 68 का हो गया हूँ। हाँ, 68 का मतलब हो गया 5 वर्ष बड़े मेरे से। ये 6 दशक, 6.5 दशक माने के दौरान में आपने कई उपलब्धियां हासिल की होगी। कई ऐसे क्षण आए होंगे जो आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, या आपको अनुभूति कुछ ऐसी हुई होगी जो मन खुश हुआ। अभी आज के दिन में ऐसा कोई याद आ रहा है बात जो एक बार दिमाग में रिपीट होते ही मन खुश हो जाता, हा वो क्या बात था, एकदम गर्व से हो जाए, खुशी से हो जाए, अरे वाह क्या बात था, वो भी एक समय था। देखिए, न अधिक खुशी अच्छी, न अधिक मलाल अच्छा, हम जिस हाल में रहे वो हाल अच्छा।
ऐसा है कि हमको जब अपना बचपन याद आता है ना, हाँ, बचपन के अंदर में हम मस्ती करते थे, वो बचपन के दिन याद आते हैं। तो उसमें हम लोग को काश वो दिन वापस लौट के आते करके, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, तो वो बचपन याद आता है, तो उसमें बहुत खुशी और सुकून मिलता है। आपको कोई ऐसा क्षण याद है जब पिताजी ने आपके कंधे पे हाथ रख के बोला हो कि बेटा यू आर माई प्राइड? आप जरूर कि आदमी की अपनी आइडेंटिफिकेशन जब आदमी बना लेता है ना, तो पिता को बहुत बड़ा गर्व होता है। पहले क्या होता है, जैसे आपको भी उदाहरण दे देता हूँ, ये बिहारी लाल जी के लड़के हैं गणेश जी। जिस दिन उनको ये गणेश जी के पिताजी हैं, तो उस दिन बिहारी लाल जी को बहुत बड़ा खुशी लगा कि मेरा बेटा अपना आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफिकेशन है, वो सबसे बड़ी हमारे माता पिता की खुशी थी और हमारी भी खुशी थी उसमें। वाह, क्या बात है। बात याद आ गया, ग्वांगजाऊ में थे हम, एक होटल में खाना खा रहे थे, एक नेपाल का ही बंदा आया, हाथ मिलाया, बैठा बगल में, बोला चाय कॉफी पी लीजिए, तो बैठ के पीने लग गए। तो जब मेरा नाम पूछा तो बोला बीरगंज में आप मनीष लाट को जानते हो क्या? तो हम बोले हम उसी के फादर हैं। तो बोला मनीष लाट से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ा अच्छा बंदा है, ये है, आपसे भी मिलके खुश हुआ। तो जो आप बता रहे हैं वो फील हमको भी हुआ, अरे मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, उसके रेफरेंस में मेरे को जाना जा रहा है। दैट वाज द मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर मी। उसके पिता की सबसे बड़ी खुशी वो होती है। हाँ बिल्कुल, वेरी ट्रू। जीवन में हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, माता पिता तो सबसे बड़े भगवान होते हैं, पहले शिक्षक बोल दीजिए या साक्षात भगवान बोल लीजिए। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, मोराल बन जाते हैं, जिनको हम लोग माता पिता के ही तरह एक आदर्श के रूप में देखने लग जाते हैं। आपके जीवन में कोई हो वैसे तो उनके विषय में चर्चा किया जाए। जैसे हमारे जो गुरु थे, जो एजुकेशन करते थे, माता पिता से बड़ा तो कोई गुरु होता ही नहीं है। वो जो गुरु थे वो हमारे आदर्श थे, वो हमें डांटते भी थे बहुत और बहुत टाइट भी थे। तो और आज हम जिस स्थिति में, उनका आशीर्वाद, और दूसरे हमारे जो धर्म गुरु हैं आचार्य महाश्रमण जी, तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उसकी वजह से आज पूरे हमारे जैन समाज में सब जगह हमारा एक अलग ही सर्किल है और अलग ही आइडेंटिफिकेशन है। तो उनका मार्गदर्शन जो रहता है ना, तो साल में लगभग एक बार तो उनके दर्शन करते ही हैं, और ज्यादा भी हो जाता है। तो हमारे जो धर्म गुरु हैं वो सबसे मार्गदर्शक है। और उसमें भी हमारे आचार्य महाप्रज्ञ थे। आचार्य महाप्रज्ञ ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। मैं एक पुस्तक लिया था, वो लाना भूल गया आपके लिए, आचार्य महाप्रज्ञ की, तो मैं आपको देता भी, रखा हुआ था वो जल्दी के अंदर मैं भूल गया। तो उन्होंने काफी सारी पुस्तकें लिखी थी और वो पूरे मतलब विश्व के प्रेरणा स्रोत थे। उनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलवाया था, वो तो पदयात्रा करते जा नहीं सकते थे। तो वो उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी। और जैसे आपको मैं बता दूं कि भारत में जब पंजाब जल रहा था, तो उस समय उन्होंने संत लोंगेवाला समझौता कराया था। भारत सरकार ने वो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया। और जब राष्ट्रपति एपीजे कलाम थे, तो उनसे उनकी बहुत घनिष्ठता हो गई थी। जब उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, वो मिसाइल मैन बोलते थे उनको। तो दिल्ली में चातुर्मास था, राष्ट्रपति जी गए उनसे, तो बोले कि आप मिसाइल मैन है, आप क्यों ना एक शांति की मिसाइल बनाए करके। तो उनसे उनका बहुत नजदीक हो गया। उन्होंने जॉइंटली दोनों ने एक किताब भी लिखी थी। अच्छा। जब उनका निर्वाण हुआ तो उनके दाह संस्कार में अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति, वो भी गए थे उस समय। तो वो आचार्य महाप्रज्ञ से हमने बहुत कुछ सीखा है। वैसे तो कोई भी धर्म गुरु होते हैं, ओशो के भी कई चीजें अच्छी है, जो अच्छी चीज अच्छी ग्रहण कर लेते हैं। हम तो कहते हैं आपसे भी बहुत चीज सीखने को मिलता है। क्या बात है। 65 के हो आप, अराउंड 64-65, 75 के उम्र तक में आप अपने आप को किस स्थान पे खड़े हुए देखना चाहते हो आने वाले 10 वर्षों में? देखिए, जीवन तो क्षण भंगुर, क्या पता 10 साल 15 साल 8 साल, किसको क्या पता है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम हमेशा व्यस्त रहें, कार्य में व्यस्त रहें, और भी लोगों से देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है। हमारे
पिताजी भी काम करते करते गए थे। और अगर कोई रिटायरमेंट लेता है कि जाके घर में बैठ जाता है तो उसकी आयु कम होनी है उसमें। हमको कोई सेवा, किसी की सेवा की जरूरत नहीं पड़े, हम अपने आराम से चले जाएं, वो हमारी एक तो इच्छा है। दूसरे परिवार में सबको भरा पूरा संपन्न हो जाए और अच्छा हो जाए। अब हम देखते हैं बाबूलाल चाचान जी को, देखते हैं आत्माराम जी काबरा जी को, देखते हैं 90 हो गए तो वो हमारे 90 के हो गए वो। तो हमें वो प्रेरणा देते हैं कि वो आज भी ऐसो शादी ब्याह फंक्शन में जाते आते रहते हैं। अभी अनिल अग्रवाल जी है, जो बहुत बड़े मैदानता। अब हम लोग लास्ट में आ रहे हैं। समय घसकते रहता है, रुकता नहीं है, बढ़ते ही रहता है। तो आपने बताया लास्ट उम्र तक में भी हम कर्म योग में ही रहना चाहते हैं। सही है। तो जैसे मुकुंद आचार्य जी आए थे लास्ट टाइम, ऐसे बैठे हुए, तो उन्होंने बोला एक इंसान ही है जिसको कर्म योग मिला हुआ है, भगवान भी कर्म योग का नहीं है उनको भाग्य मिला हुआ, और पशु को भी नहीं है। तो हम ही लोग कर्म योग करते हैं। तो इमेजिन करें आप 75 के बाद में किस किस्म के कर्म योग में ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे? ऐसा तो मैंने अभी कोई वैसा कोई प्लानिंग किया नहीं है हमने। लेकिन मुकुंद आचार्य जी ने सही बात बोला है, मनुष्य जो है देव दुर्लभ काया है, देवता भी इसके लिए तरसते रहते हैं। और मनुष्य अगर ये चीज सोच ले कि हमको अच्छे कर्म करना है तो आज पृथ्वी पर इतना विनाश वो नहीं होता। और ये विश्व के हर लोगों को समझना चाहिए कि हमको जो मिले, हमारे शरीर जो मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, देवता भी तरसते हैं, तो हम उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अच्छा, नेपाल में तो आपने बहुत पहाड़ी इलाकों में भी घूमा, शहरी इलाकों में भी घूमा, और विदेश का तो कहना ही नहीं है। हम लोग तो बोलते हैं आपका एक सूटकेस तैयार ही रहता है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, इंडिया में। तो नेपाल के भीतर का कोई इलाका और नेपाल से बाहर का कोई इलाका ऐसा जो प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से या और कोई कारण इतना प्यारा लगता हो आपको, यार एक बार फिर चलना चाहिए, बार बार जाने का मन करता, चर्चा करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि नेपाल पूरा अपने आप में दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, प्रकृति सौंदर्य से भरपूर है, और मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो ऐसा मेरे भी पहाड़ों पर जाने की इच्छा है। शारीरिक कारण से उतने ऊपर चढ़ाई नहीं भी कर सकते, जा भी नहीं सकते ऑक्सीजन की वजह से, और भी। तो मैं तो जोमसो मुक्तिनाथ गया था, बार बार जाने की जहाँ तक बात है, जोमसो मुक्तिनाथ लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए थे। हम गए थे, आप भी साथ में थे उस समय। तो लगता है स्वर्ग में आ गए थे। नेपाल तो क्या होता है कि एक इतना खूबसूरत है प्रकृति के हिसाब से, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी हिस्से में चले जाइए। और बाहर का जहाँ तक बात है कि हमें जैसे रेगिस्तानी इलाके वो भी अच्छे लगते हैं, समुद्री इलाके वो भी अच्छे हैं, प्रकृति मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा एक आदत है कि हम चला करके एक जगह के नई जगह जाना चाहते हैं, दोबारा जाने का उतना अब कोई कारण से चले गए तो बात अलग है, बाकी उतनी इच्छा नहीं रहती कि जहाँ एक जगह जाके हम दोबारा वहाँ जाए। नई जगह जाने का शौक रहता है। हाँ, मैंने देखा आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवलर के टैग लगा हुआ, आप घूमते ही रहते हैं। बीच में तो आप बुक भी खूब पढ़ते थे, अभी कितना पढ़ पाते हैं गॉड नोज, काफ़ी व्यस्त आदमी है। बाय द वे, नया जनरेशन, आपके घर में भी नया जनरेशन, मेरे घर में भी नया जनरेशन, इनको आप सलाह दें कि ये किताब पढ़ो बेटा, ये पढ़ेगा तो जीवन में तुम्हारा सोच में चेंज आ जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। तो कौन सा पुस्तक आप सलाह देना चाहेंगे पढ़ने के लिए? देखिए, आजकल के बच्चे खुद ही अपने आप में वो सारा उस सोशल मीडिया में और ये यूट्यूब में सारा वो खुद ही अध्ययन रहते हैं। आजकल के युवा वैसे काफ़ी ब्रिलियंट है, इसमें कोई शंका नहीं है, वो काफ़ी ब्रिलियंट है। और वो खुद ही, आज जैसे मेरा लड़का है तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखता है कि जितना हम नहीं रखते उससे ज़्यादा, सुबह क्या खाना है, क्या चीज़, क्या हाइजीनिक है, क्या नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल के बच्चे खुद ही इतने ज़्यादा कंसर्न है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं। उन लोगों की अपनी रुचि होती है। तो आजकल के जैसे कुछ पुस्तकें कभी कभी दे देते हैं कि ये इसमें अच्छी चीज़ है, ये देख लो, इसके अंदर में ये पॉइंट है, वैसे कोई पर्टिकुलर पुस्तक हमने दिया नहीं है। एक बात, अब लास्ट में ही आ गए अपन, एक बात जो हमको खटकते रहता है, सोसाइटी में गंदगी फैल रही है,
है ना, ड्रगिस्ट भी बढ़ रहे हैं, कुछ गलत काम करने वाले गलत तत्व भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और कैरेक्टर का, मोरल का भी बात अपने जगह है। तो आजकल के जनरेशन को इन लोगों से दूर रहो, इन लोगों से नज़दीक रहो, मतलब एक हिंट्स देना चाहें तो कभी कभी बोलते हैं ना, आपकी जो निंदा करते हैं मुंह पर, वो आपके अच्छे मित्र हैं। मुंह पर निंदा करने वाले, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, उनसे थोड़ा घबराओ। इस किस्म के 2 4 5 6 जो भी आपके दिमाग में पॉइंट हो, बताना चाहेंगे? जीवन में ये एक प्रकृति का नियम है, दो चीज़ है। एक किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है और किसी के पास में अगर पैसा बढ़ता है, किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, किसी के पास पैसा बढ़ता है, किसी के पास में दोनों बढ़ता है, तो उनके सबसे ज़्यादा दुश्मन पैदा होंगे। ये प्रकृति का नियम है। आपको उनसे कैसे निकलना है वो आपकी सोचना चाहिए। आज के टाइम में चापलूस लोग ज़्यादा हैं, बटनी करने वाला ज़्यादा है और आपको ठगने वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो आपकी सोच है कि उससे कैसे दूर दूर रहें। और जहाँ तक आपने समाज के अंदर में जो आजकल जो गलत प्रवृत्ति चल रखी है, उसके लिए कहीं ना कहीं समाज के लोग में, समाज में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। हमने काफ़ी बार प्रयास किया हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठने के लिए, समाज के लिए। उसके लिए किसी को सोचने का समय ही नहीं है, बिल्कुल समय ही नहीं है। आज हमारे पर्व त्योहार जो है जितने भी है, सबसे मतलब सब फीके होते जा रहे हैं। आज होली का कार्यक्रम देखें, वो अलग मना रहा है, वो अलग मना रहा है, वो अलग मना रहा है। सामाजिक एक समरसता एकजुट होकर के करें, वैसा कुछ मैंने देखा। एक कार्यक्रम मैंने किया था 3 साल पहले कुछ लोगों ने, उसमें भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, आप भी गए थे उसमें, और बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। राजस्थान से कलाकार भी आए थे और बहुत लोग खुश हुए। कई जगहों से फ़ोन आया कि कल हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमने वो तो एंगेज है, नहीं आ पाएंगे। तो उसमें भी हमको आलोचना देखना पड़ा। हम बहुत बार आलोचना भी झेल लेते हैं समाज के अंदर में, समाज के अच्छे काम के लिए प्रयास करते हैं। और हमारा डेली का समझ लीजिए 1 से 1.5 घंटा सामाजिक ऑन एवरेज सामाजिक काम में जाता है कि हम कैसे अच्छा कर सकें, क्या करें। आज बीरगंज में भी बहुत सारे गलत क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो मैं अभी इसमें बोलना नहीं चाहूँगा। उसके लिए भी हमारा प्रयास रहता है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसमें समाज में बड़े बुजुर्ग का सबका सहयोग चाहिए। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म में बैठ करके उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो है ना, बहुत गलत दिशा में जा रही है। खाली युवक ही नहीं, युवतियों को ही बोलेंगे, वो लोग भी गलत ट्रैक में जा रही है। एक हमको बात याद आ रहा है, आप मान लीजिए अपने ऑफिस में हो, चैम्बर में, और आपका टाइम तो बड़ा प्रेशियस सभी का होता है, और चूंकि आप सामाजिक रूप में बहुत पॉपुलर हो, सारे लोग आपको पहचानते हैं, और अपने निहित स्वार्थ के लिए भी और सामाजिक काम के लिए भी लोग आपके पास आएंगे ही, और बिना अपॉइंटमेंट के भी आएंगे। गेट पे आ जाएंगे, नीचे से इंटरकॉम बजेगा, सर फलाने आदमी आए हुए। अब आप चूंकि एक सामाजिक इंसान है, आए हुए को निरादर भी नहीं करना चाहते हैं और अपना समय भी खराब नहीं करना चाहते, तो उसे कैसे, कौन से ट्रिक से बचते हैं, क्या करते हैं आप? उसमें कई बार टैक्टिक्स भी लगाना पड़ता है। उसको कई बार बोल देते हैं कि भाई हमारा अभी ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, हमारी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, या कई बार किसी से मिलना नहीं है, मालूम है ये फालतू का भी 1 घंटा टाइम खराब करेगा। हमारा स्टाफ आएगा, सर एक बार बैंक चलना है अपने को, टाइम किया हुआ है अपना, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि इनको जाना है। या नीचे से चाय पिलवा के भेजवा देता है। नहीं, नीचे से चाय पिलाने वाला वो वैसे होंगे तो वैसे भेज देंगे, या नहीं हो तो उसको जैसे भी उसको खुश करके भेजें, उसको नाराज, उसको फील नहीं होगा कि हमको नेग्लेक्ट किया गया। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक अपेक्षा लेके आया है। बिल्कुल, हम यही अपेक्षा कर रहे थे। ये ट्रिक सारे व्यापारियों को अपनाना चाहिए कि आपके घर में आए हुए अतिथि किस प्रयोजन से आए अलग मुद्दा है, लेकिन आपके घर में आए तो अतिथि है, और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं हो, उनका अपमान भी नहीं हो। ये ट्रिक बहुत अच्छा है। अंतिम, एकदम अंतिम में आ गए हम लोग। ये सेशन क्लोज करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आज के युवा को आप इस पॉडकास्ट के मार्फत कोई संदेश क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको अपने परिवार के, अपने धर्म संस्कृति के इतिहास जानना होगा।
आप गणेश लाट हैं तो गणेश लाट को हमारे पिताजी, हमारे दादाजी कब आए थे, कैसे आए थे, उनका दिनचर्या क्या था, उनके जीवन क्या थी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, तो सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। वो जान लेंगे तो उनको सारा कुछ समझ में आ गया, आँख खुल जाएगा उनके धर्म संस्कृति। और दूसरा तो वो जो इतने फास्ट जो जा रहे हैं कि रातों रात हमको करोड़पति अरबपति, उसमें छलांग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो नीचे गिर जाएंगे। तो हमको ईमानदारी और नैतिकता, ये दो चीज एकदम जरूरी है। कि क्या होता है कि गलत काम से अगर कोई धनार्जन करता है तो उसको भुगतना भी पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाना, जो मैंने पहले भी बोला था। तो सबसे जरूरी है कि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन कैसे बनाए, लोग उसको कैसे पहचाने, हम क्या काम करें, हमारे समाज के अंदर में हमारी क्या प्रतिष्ठा है, हमारे में क्या ऐसी खूबी है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन बनाए। समाज के में बहुत लोग हैं तो काफी कुछ अच्छा कर चुके हैं, लेकिन वो पहचान नहीं बना पाए हैं। चाहे समाज की भी गलती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवक युवतियां बहुत कुछ अच्छा कर चुके हैं, लेकिन उसमें समाज के अंदर में उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाना वो करना चाहिए उनको। और उनकी संगत अच्छी हो। देखिए जैसे पिए पानी वैसी हो बानी, जैसे खाए अन्न वैसा हो मन। उनके संगत जो है अच्छी होनी चाहिए। गलत संगत में पड़ेंगे तो गलत विचार आएंगे और गलत ट्रैक में जाएंगे। बड़ा अच्छा बात। 5 पॉइंट आपका हम पकड़े। पहला तो नैतिकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संगत होना चाहिए और अपने पूर्वज के विषय में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। 5 पॉइंट आज के युवा पकड़ के चलते तो निसंदेह। एक पॉइंट और है। हाँ। अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए। 6 पॉइंट। हम जो बोलते हैं ना, तो अबे ये हम राजस्थान के अपने लोग, राजस्थान से आए हुए हैं। यहाँ पर जितने भी देखें करीब करीब सब आधुनिक युवा युवती, उनको मारवाड़ी बोलनी नहीं आती। मारवाड़ी शब्द भी ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते। और शायद आपको मानते अपनी भी कोई लिपि थी कोई। हाँ, लिपि थी। कौन सा लिपि? हमें ग्राम नाम सा कार्यक्रम में नुपुर सरागी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैंने जब लिपि के बारे में बताया, वो शौक हो गई। लिपि थी अपनी, लिपि थी अपनी, मोडिया लिपि थी। हाँ, मोडिया। तो वो मोडिया लिपि लुप्त हो गई। तो अपने को अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कार, ये 3 चीज नहीं छोड़ना चाहिए। भाषा, संस्कृति और संस्कार छोड़ दिए तो आप पतन के रास्ते पे हैं, आपके आने वाली पीढ़ी पतन के रास्ते पे है।